नमस्कार, टीवी9 भारतवर्ष पर आपका बहुत स्वागत है। देखिए, बजट आने वाला है और सबकी निगाहें इस बात पर हैं कि वित्त मंत्री जब संसद में इस बार बजट पेश कर रही होंगी तो कोरोना महामारी का दौर होगा, सबको कुछ ना कुछ उनसे राहत की उम्मीद होगी। और इससे पहले जो आर्थिक सर्वे आया उसमें इस बात की उम्मीद जताई गई है कि इस देश में अब वी शेप रिकवरी देखने को मिलेगी। वी शेप मतलब जितनी तेजी से हम नीचे की तरफ आए, लगभग उतनी तेजी से हम ऊपर की तरफ जाएंगे। और इस इकोनॉमिक सर्वे को तैयार करने वाली टीम के मुखिया, देश के मुख्य आर्थिक सलाहकार के.वी. सुब्रमण्यन साहब इस वक्त हमारे साथ हैं और आइए उनसे बात करते हैं कि वित्त मंत्री को आखिर वो कौन सी सलाहें इन्होंने दी होंगी जिनसे देश का भविष्य बदलने वाला है, या ये बजट अगर 100 सालों में ऐतिहासिक होगा तो आखिर वो कौन सी चीजें हो सकती हैं। लेकिन सबसे पहले देश की आर्थिक स्थिति पर बात करते हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका टीवी9 भारतवर्ष पर। नमस्कार। क्या लगता है, जिस वी शेप रिकवरी की आपने बात की, जिस वी शेप रिकवरी का जिक्र किया और ऑस्ट्रेलिया के मैच का रेफरेंस दिया कि जैसे 36 रनों पर टीम इंडिया ऑल आउट हुई और उसके बाद एक शानदार जीत देखने को मिली, आखिर ये वो कौन सी उम्मीदें हैं, वो कौन सी चीजें हैं जिससे ये हमें देखने को मिलेगा आने वाले दिनों में? जो हमने वी शेप रिकवरी की बात की वो चल रहा है, क्योंकि हमने जब पहली तिमाही की जब आंकड़े आए थे 23.9%, तब बतलाया था कि हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स को देखते हुए और हमारे ऑफिस में करीब 60 इंडिकेटर्स का इनका एक्चुअली विश्लेषण किया जाता है। उसको देख के हमने बतलाया था कि गिरी तो है, वी शेप रिकवरी होगी। और जिसका एक्चुअली एक काफ़ी अच्छा एक देखने को मिला कि दूसरी तिमाही में 7.5%, और अभी तीसरी तिमाही में अनुमान है कि थोड़ा मार्जिनली पॉजिटिव, और भी विकास दर तेज होगा चौथी तिमाही में, और आगे चल के जो अगली जो वित्त वर्ष है उसमें 11%। तो इसको आप कुल मिला के देखें तो जैसे 36 में आउट हुई थी, वो 36 जो 23.9% की जो गिरावट थी वो 36 के बराबर, 36 नॉट आउट के बराबर थी। और उसके बाद जो टेस्ट मैच जीते और सीरीज जीता, तो वो जो बाकी तिमाही में आई है उसको साथ में देखें तो वी शेप रिकवरी चल रही है और आगे बढ़ी। तो फिर मैं अगर आपसे पूछूं कि वो कौन सा सेक्टर होगा जो ऋषभ पंत साबित होगा, तो आपके लिए वो कौन सा सेक्टर है जो भारत को सबसे आगे ले जाने में सबसे आगे होगा, और बजट में उसको लेकर क्या कुछ आपको लगता है किया जाना चाहिए? देखिए, आप ये जरूर ध्यान रखें कि ऋषभ पंत जो है अपना इनिंग्स तभी खेल पाया जब पुजारा ने अपना काम किया। तो इसीलिए कई बार हम लोग ये गलती कर देते हैं कि ऋषभ पंत पे ध्यान देते हैं लेकिन पुजारा पे नहीं ध्यान देते। तो पुजारा की पहली बात करें, उसके बाद ऋषभ पंत पे आते हैं। क्योंकि जब पहले 5-6 महीने में जब अनिश्चितता इतनी ज्यादा थी, तब जो है पुजारा जैसे भारतीय सरकार ने जो वित्तीय नीति और स्वास्थ्य की जो नीति की, वो पुजारा जैसी थी। वो स्थिरता आई, उससे जो आवश्यकताओं पे ध्यान दिया गया कि जब पुजारा खेलते हैं तो उनका एकमात्र उद्देश्य होता है कि आवश्यक ये है कि हमारा विकेट ना जाए, और वही विकेट पे डटे रहने का जो उनका एक दृढ़ निश्चय होता है। वैसे ही भारत सरकार ने भी वो अनिश्चितता का जब दौर था उसमें कदम लिए, और जिस तरह इतनी साहस से खेलते हैं पुजारा, वैसे ही साहस भारत सरकार ने भी दिखाया कि जो शॉर्ट टर्म पेन है जो कि महामारी के कारण आया, तो वो भारत झेलने के लिए तैयार था। जिस तरह कमिंस के ब्लोज पुजारा ने लिए, उसी तरह भारत सरकार ने भी कहा ये ब्लोज लेने जरूरी हैं ताकि लॉन्ग टर्म जो पारी खेलनी है उसके लिए जरूरी है। तो वो जब वो दौर जब खत्म हुआ, जब बॉल काफी स्विंग हो रही थी, काफी बाउंस हो रही थी, अनिश्चितता काफी थी, तो उसको कहना बहुत जरूरी है। उसके बाद आप देखें तो जिस तरह की वैसे शुभमन गिल की को भी ध्यान रखना चाहिए वैसे, तो यदि आप देखें तो क्रिकेट में अच्छा खासा इंटरेस्ट है, ये पता चला हमें। तो जो आत्मनिर्भर भारत 2 और आत्मनिर्भर भारत 3 में जो जितने कदम लिए गए, आत्मनिर्भर भारत 3 का विशेषता मैं जिक्र करूंगा, जिसमें कि 1% जीडीपी का अनुपात में जो फिस्कल स्पेंडिंग थी वो की गई, और उसमें एक वेज सब्सिडी प्रोग्राम लाया गया, जो कि जितने नौकरियां आपकी संगठित क्षेत्र में मार्च के महीने से गई थी, मार्च से अक्टूबर तक, वो भी वापस आए। उसके लिए एक एनकरेजमेंट दी गई, प्रोत्साहन दिया गया वेज सब्सिडी के थ्रू। तो उसके अलावा जितने भी अब जो कदम लिए जा रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग, जो कि इसमें पंत की भूमिका इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग कर सकता है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर में जैसे स्पेंडिंग जब होता है तब कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी जो है
वो काफी बढ़ती है। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी बढ़ने के कारण आपकी संगठित और असंगठित क्षेत्र में दोनों में काफी रोजगार बनता है, और सीमेंट कंपनियां, स्टील कंपनियां और बाकी सारे जो तो उनके फिर डिमांड मेरा आते हैं। यही सवाल होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री ने खुद कहा कि हमने 2020-21 में देखा कि कई बार मिनी बजट जैसे पेश करने पड़े, और उसी श्रृंखला में, उसी सीरीज में आप इस बजट को भी देखिए। हाँ। तो क्या इस बजट में भी हम ये देख सकते हैं कि आत्मनिर्भर भारत की झलक देखने को मिलेगी, $5 ट्रिलियन का रोडमैप, इकोनॉमी का रोडमैप देखने को मिलेगा, और एक आम आदमी तक वो चीज पास ऑन होती दिखेगी? हाँ, क्योंकि आम आदमी को अपनी रोटी, कपड़ा और मकान से उस पे काफी ध्यान रहता है, और स्वाभाविक है उस पे ध्यान रहता है। तो यदि आप देखें तो जैसे रोजगार क्योंकि आपने ये भी कहा कि सीधे उनको पैसा न देकर आप ग्रोथ डेवलप करिए ताकि उनको ज्यादा फायदा हो, तो इससे कैसे फायदा? क्योंकि इसमें अर्थशास्त्र ये कहता है कि जैसे आप ₹1 यदि आप रेवेन्यू स्पेंडिंग करते हैं तो रेवेन्यू स्पेंडिंग उससे जो मल्टीप्लायर आती है वो ज्यादा नहीं आती। लेकिन वही ₹1 यदि आप इसमें बुनियादी ढांचों में, इंफ्रास्ट्रक्चर में यदि डालते हैं तो ₹4.5 आता है आपका। और अर्थशास्त्र यही बतलाता है कि जो आपके पास सीमित जो संसाधन है उसको किस तरह अच्छे से इस्तेमाल किया जाए। तो वो ₹1 जो है उसको यदि आप इंफ्रास्ट्रक्चर में डालें तो काफी उससे लाभ आता है। और इसको हमने पहले भी देखा है भारत में, जब 1998 से 2003 का जब दौर चला था, एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद ग्रोथ में काफी कमी आई थी, और वाजपेयी जी की सरकार ने तब एक्चुअली जो गोल्डन क्वाड्रिलैटरल बनाया इंफ्रास्ट्रक्चर, टेलीकॉम सेक्टर में अच्छा काम किया, और रिफॉर्म्स जो है काफी उसमें रिफॉर्म्स लाए, और उसके चलते आगे जो 5-6 साल है उसमें जब 8% का विकास दर आया, तो वही चीज, क्योंकि जैसे हम अंग्रेजी में कहते हैं बीन देयर डन इट, तो वो एक्सपीरियंस को लेके, जैसे क्रिकेट का ही आप लें तो पहले आप जीते हो तो वही फॉर्मूला आप निकाल लो और उसको दोबारा करो, तो वही एक्चुअली अभी सरकार करने की कोशिश कर रही है। लेकिन अब अगर मैं बात करूं, क्योंकि कोविड का दौर है और उसको आप नकार नहीं सकते, कई सारी खबरें हैं। खबर यह है कि कोविड के लिए सरकार जो टैक्स छूट दे सकती है जो इलाज पे लोगों ने कोरोना के इलाज में खर्च किया, लेकिन एक खबर यह भी है कि क्योंकि सरकार को 50 से 60 हज़ार करोड़ वैक्सीन प्रोग्राम पर खर्च करने हैं और वो पैसा कहां से जुटाया जाएगा, इसलिए कोरोना से जुड़ा कोई सेस भी आ सकता है या कोई ऐसा टैक्स जिससे इसकी भरपाई हो, हेल्थ सेस। तो मुख्य आर्थिक सलाहकार के तौर पर आप इसको कैसे देखते हैं, कितना सही है? तो इसमें हमने जो वॉल्यूम 2 में जो दूसरा अध्याय है उसमें हमने दिखाया है कि काउंटर सिक्लिकल फिस्कल पॉलिसी जो कहते हैं, ये थोड़ा एक बहुत बड़ा शब्द है अंग्रेजी में, लेकिन सरल भाषा में यदि समझें तो किसी भी अर्थव्यवस्था में उतार चढ़ाव होते हैं, और जब सरकार काउंटर सिक्लिकल फिस्कल पॉलिसी का अमल करती है, इसका मतलब ये है कि जब इकोनॉमी अच्छी तरह से कर रही है और तो निजी क्षेत्र भी अच्छा कर रहा है, तब सरकार जो है पीछे हट जाए और उस समय एक्चुअली अपना बचत कर ले। लेकिन जब आपकी अर्थव्यवस्था अच्छी नहीं कर रही है और उससे निजी क्षेत्र पे असर पड़ा है, तब सरकार जो है तब आए और उसको एक्चुअली सपोर्ट करे। और इसमें जो है, इसमें उधार का जितने दर पे आप उधार लेते हैं उसके मुकाबले आपकी जीडीपी की विकास दर कितनी है, इसका बहुत असर पड़ता है। मान लीजिए और एक छोटा उद्योगपति भी ₹100 यदि उधार लेता है, 8% उसने एक्चुअली उधार पे 8% पे लिया, लेकिन उसका रिटर्न यदि 12% है तो वो 112 जो आएगा उसका एक्चुअली उससे 108 ₹100 का प्रिंसिपल और ₹8 का जो ब्याज है वो दे सकता है, और ₹4 जेब में रखने के बाद दोबारा ले सकता है ₹100। तो यही चीज हमने उस अध्याय में बतलाया है कि सरकार के लिए भी ये जो लॉजिक है ये काम करती है, क्योंकि भारत में यदि आप देखें तो पिछले 2 दशकों में, फिर इस लॉजिक के हिसाब से क्या माने कि सरकार सेस लगाने जा रही है? तो समझाने दीजिए। तो ये यही लॉजिक यदि हम लें तो अभी जो है, क्योंकि भारत में विकास दर हमेशा ब्याज दर से अधिक रहा है, तो आगे चल के भी रहेगा। तो अभी जो खर्च करनी है उसके लिए यदि जो जरूरी हो उतना उधार ले और उसका खर्च करे, इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग में करे, हेल्थ केयर में करे, क्योंकि वैक्सीनेशन जो है, वैक्सीनेशन आपके अर्थव्यवस्था के लिए भी वैक्सीन है, क्योंकि यदि जो कॉन्टैक्ट सेंसिटिव सेक्टर्स हैं उनमें जब लोग जब वैक्सीनेट होंगे तो उनमें जो डर है, और वो स्वाभाविक है, वो डर एक्चुअली कम हो जाएगा, लोग जाके अपना ट्रैवल करेंगे, टूरिज्म करेंगे, तो इन सब से एक्चुअली उसमें भी काफी जो पेंट अप डिमांड है काफी जोर शोर से आएगा।
और उससे विकास दर में काफी अच्छी असर आएगी। तो फिर वैक्सीन पे बात करते हैं सर। आपको लगता है कि जैसे भारत में 3 करोड़ लोगों को मुफ्त वैक्सीन दी जा रही है और फर्स्ट फेज में 30 करोड़ लोगों को वैक्सीन दी जानी है, एक बड़ा सेगमेंट है जो कह रहा है कि भारत में वैक्सीन फ्री कर देनी चाहिए और सबको लिए मुफ्त होनी चाहिए, आपका मानना है, क्या मानना है इस पर? मेरा मानना इसमें यह है कि जैसे अभी मैं कह रहा था कि वैक्सीनेशन जो है इकोनॉमी के लिए भी वैक्सीन है, तो इसीलिए इसमें लागत जो है दी जानी चाहिए, लागत रखी जानी चाहिए बजट में, और सुझाव भी वही रहा है कि वैक्सीनेशन जो है बहुत ही अहम है। इस साल जो यदि दो या तीन यदि अहम बात यदि हम कहें तो एक पहला इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरा हेल्थ सेक्टर जिसमें कि वैक्सीनेशन, और तीसरा फाइनेंशियल सेक्टर। तो इन तीनों पे ध्यान दिया जाए, यही एक्चुअली हमारा सुझाव रहा है। ठीक है, मतलब आपके हिसाब से इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। लेकिन एक चीज और, अभी आपने कहा कि सरकार के पास जब मौका हो तो सरकार को पैसे कमाने चाहिए, बचाना चाहिए। हमने देखा था कच्चा तेल जब सस्ता था तो सरकार ने एक्साइज ड्यूटी बढ़ाया और सरकार को अच्छा खासा उससे पैसा मिला। आज कच्चा तेल महंगा हो रहा है, सरकार एक्साइज ड्यूटी कम नहीं कर रही है और पेट्रोल डीजल के रेट कुछ शहरों में 100 रुपए को भी पार कर गए हैं। तो क्या ये वक्त है जब सरकार को अब एक्साइज ड्यूटी कम करनी चाहिए? तो जब आप एक्साइज ड्यूटी और पेट्रोल और डीजल के दाम के बारे में बात करते हैं तो आप महंगाई की बात कर रहे हैं। और महंगाई की हम यदि बात करें तो दिसंबर के महीने में महंगाई के दर में काफ़ी कमी आई, और ये उससे पहले जो वृद्धि हुई थी वो भी इसलिए हुई थी कि पहले आपके जो सब्जियों के दाम थे, और सब्जियों में और जो टमाटर, प्याज और आलू के दाम, इसमें काफी वृद्धि हुई। इसलिए हुई क्योंकि जो लॉकडाउन जब लग जाते थे तो एक शहर से दूसरी शहर जब इनको जाना पड़ता था, नहीं जा पाते थे, तो वो सड़ जाते हैं, और सड़ने पर एक्चुअली जो आपकी सप्लाई है वो कम हो जाती है, और सप्लाई कम है और डिमांड वही की वही रही तो आपके दाम है वो बढ़ते हैं। तो ये लॉकडाउन का असर इस पे आया, और जब अनलॉक फेज हुई तो ये जो सप्लाई पे जो असर था वो कम हो गया। इसलिए हम पहले भी बता रहे थे कि आगे चल के इन्फ्लेशन में जो है कमी आएगी क्योंकि अनलॉक चल रहा है। तो वैसे ही दिसंबर में हुआ, और आगे चल के मेरा मानना है कि ये जो अनलॉक फेज से सप्लाई और जो है बढ़ेगी, क्योंकि नई क्रॉप भी आएगी, और जिसके चलते आपके सब्जियों के दाम और बाकी जो आपके खाद्य पदार्थ हैं उसके दामों में भी कमी आएगी, और जो महंगाई है उसमें कमी आएगी। तो मेरा मतलब कहने का मतलब यह है कि जब हम महंगाई की बात करते हैं तो हमें सही मुद्दों पे ध्यान देना है, जो कि आपकी सब्जी और जो खाद्य पदार्थ है। इसलिए सवाल उठ रहा है क्योंकि ये एक पॉलिटिक्स का भी बड़ा मुद्दा है। मैं आपसे पॉलिटिक्स पे बात नहीं करूंगा, लेकिन राजस्थान ने वैट कम किया अपने यहाँ और वहां पर लोगों को राहत देने की कोशिश की। क्या अभी क्योंकि लॉकडाउन में लोगों की कमाई कम हुई है, अभी भी लोग उस फेज से गुजर रहे हैं और पूरी तरह से उनका कारोबार या उनकी कमाई पटरी पर नहीं आई है, तो क्या सरकार के पास एक राहत देने का रूम है, या आपको लगता है क्योंकि लॉकडाउन में सरकार की कमाई भी हैम्पर हुई है इसलिए अभी नहीं दी जा सकती राहत? तो राहत की बात मैं कर रहा था, लेकिन जैसे पहले भी मैंने कहा है कि जब 2 या 3 विकल्प होते हैं तो उस विकल्प को लेना चाहिए जिससे कि जिसकी जो इम्पैक्ट है, जिसकी जो असर है वो ज्यादा हो। तो वो विकल्प है अभी एक्चुअली फूड इन्फ्लेशन में। अच्छा। क्योंकि उसी जो इन्फ्लेशन आपकी महंगाई जो बढ़ी, सीपीआई में जो बढ़ी, वो पहले सब्जियों के दाम से, उसके बाद बाकी खाद्य पदार्थों में, उसके बाद जाके सीपीआई में आई। ठीक है। तो क्योंकि उसका जो स्रोत है वो फूड इन्फ्लेशन है, तो उसी पे ध्यान देना चाहिए और वहीं पे ज्यादा असर आएगा। ठीक है, मैं आपसे एक और सवाल लेना चाहता हूं, हेल्थ इंफ्रा पे बात करना चाहता हूं। आपने 3 इडियट्स मूवी का जिक्र किया अपने इकोनॉमिक सर्वे में और दिखाया कि कैसे जब रैंचो राजू के घर जाता है तो उसकी मां कहती है कि भैया इलाज इतना महंगा है कि हम खर्च नहीं कर सकते। कोरोना में नहीं, राजू की मां वैसे नहीं कहती। राजू की मां ये कहती सारा है पैसा कि उसी में खर्च हो जाता है। हाँ, सारा पैसा उसमें खर्च हो रहा है, जिसके कारण बाकी जो घरेलू खर्च है उसमें पैसे नहीं बचते। हाँ। और राजू की बहन की शादी के कैसे हम जुटाएं। एग्जैक्टली। तो कोरोना के दौरान भी बहुत सारे लोगों ने अपनी जमा पूंजी उस पर खर्च कर दी। हेल्थ इंफ्रा को कहा जा रहा है कि जो भारत ने 2.5% का जीडीपी का लक्ष्य रखा है उसको बढ़ाकर 3% किया जा सकता है, लेकिन वो खर्च 1% तक ही रह जाता है। तो उसको कैसे पूरा खर्च हो सके और कैसे ये जो लोगों को राहत दी जा सके ताकि उनका जो पैसा सारा इलाज में खर्च हो रहा है कुछ उनके लिए बच सके, क्या बजट में इसकी झलक हम देखेंगे? तो इसमें हमने 2 अध्याय लिखे हैं हेल्थ केयर में, क्योंकि कोरोना का महामारी का दौर चल रहा है, तो उसमें हमने ठोस सुझाव दिए हैं। पहला सुझाव ये है कि, और इस सुझाव को जब मैं कह रहा हूं, इसमें पहला चीज हमें ध्यान देना है कि स्वास्थ्य जो है एक राज्य का विषय है। अच्छा।
तो राज्य सरकारों की भूमिका इसमें बहुत ज्यादा है। और करीब करीब 2/3 जो स्वास्थ्य पे खर्च होता है वो राज्यों की जिम्मेदारी है। और तो आज की तारीख में यदि आप जो सार्वजनिक क्षेत्र का जो खर्च है इसमें स्वास्थ्य में वो देखें तो 1% है जीडीपी के अनुपात में। उसको यदि हम 2.5% तक बढ़ाएं तो हमने आंकड़ों से दिखाया है कि जो 100 रुपए में 60 रुपए खुद ही अपने निजी जेब से जो एक परिवार खर्च करता है वो 60 से 30 तक आ सकता है आपका। ठीक है। और यदि 60 से 30 आ गया तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि राजू के जैसे परिवार कितने परिवारों को उनका लाभ होगा। तो इसमें पहला ध्यान देने योग्य ये बात है कि जो सरकार है टीवी और ऐसे चीजों में खर्च ना किए यदि अपना स्वास्थ्य में यदि खर्च करे तो उससे बहुत लाभ होगा। और ऐसे जो सीमित जो रिसोर्सेज हैं उनको एक्चुअली सही जगह पे खर्च करे, हेल्थ केयर पे खर्च करे, उसका जो लाभ आएगा वो काफी ज्यादा आएगा। ये पहला सुझाव। दूसरा सुझाव जो हमने दिया है इसमें केनेथ एरो जो नोबेल लॉरिएट हैं उन्होंने 1963 में लिखा था कि हेल्थ केयर में जो है जो जानकारी की जो असमानता होती है, एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन बोलते हैं हम अर्थशास्त्री अंग्रेजी में, तो वो उससे काफी विषमताएं पैदा होती हैं। और जो कि हमने दर्शाया भी है भारत में। यदि आप देखें जो निजी क्षेत्र है उसका जो अस्पताल होता है और सरकारी अस्पताल का यदि आप तुलना करें तो यदि कोई कार्डियक प्रोसीजर इन पेशेंट प्रोसीजर है तो करीब 6.5 गुना ज्यादा खर्च करना पड़ता है वही चीज। और हर प्रोसीजर आप कैंसर ले लें, कोई इंजरी हुई उसमें कोई भी प्रोसीजर हर एक में निजी क्षेत्र में। और ये हो सकता है कि अब लोग कहें कि नहीं वो तो बहुत अच्छा वहां पे देखभाल हो रहा है, स्वास्थ्य काफी अच्छा हो रहा है इसीलिए इतना ज्यादा देना पड़ रहा है। वो बात भी सही नहीं है क्योंकि हमने रीएडमिशन रेट्स जो कि एक्चुअली हेल्थ केयर रिसर्च में एक्चुअली क्वालिटी का एक संकेत होता है वो भी देखा तो वो भी प्राइवेट सेक्टर में ज्यादा नहीं है। अच्छा। तो यदि आप दोनों इनको मिला के देखें तो ये जो जानकारी की जो असमानता है, एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन, और जिसके चलते फ्री मार्केट सही तरीके से नहीं चलते हैं तो वो एक बहुत बड़ी विषमता है जिसको हमने ध्यान देना है। और इसलिए रेगुलेटर हमने कहा है, बाकी पिछले 20 सालों में डब्ल्यूएचओ ने भी कहा है कि काफी देशों में सेक्टोरल रेगुलेटर आया है। जैसे आपका इसमें फाइनेंस और बैंकिंग में रेगुलेटर्स होते हैं, सेबी हैं, आरबीआई है, ये बाकी देशों में भी रहता है, वैसा ही सेक्टोरल रेगुलेटर जरूरी है इसको लाने के लिए ताकि जो स्वास्थ्य है अच्छा स्वास्थ्य और एक अफोर्डेबल दामों में इसको राजू जैसे परिवारों को मिल पाए। अच्छा, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, मुझे मालूम है कि अभी आज आपका काफ़ी व्यस्त कार्यक्रम है। 2 सवाल मेरे हैं। पहला सवाल तो उन लोगों के लिए जिनको हमने लॉकडाउन के दौरान सड़कों पर देखा, घरों में जाते हुए देखा, घरों की तरफ जाते हुए देखा, और बहुत जानकारों को कहना है कि उनको सीधे तौर पर उतना फ़ायदा नहीं पहुंचा उन जो मिनी लॉकडाउन मिनी बजट जिनकी बात कर रहे थे प्रधानमंत्री। तो क्या इस बजट में उन पर फोकस रह सकता है, असंगठित क्षेत्र के लोग, वो लोग जिनकी कमाई कम है, और उनके लिए क्या कुछ इस बजट में कुछ ऐसा किया जा सकता है जैसे उनको सीधा फायदा पहुंचे? पहला तो इसमें मैं ध्यान देना चाहूँ और बतलाना चाहूँगा कि जैसे मई के महीने से अगस्त के महीने तक जो फ्री फूड जो वो एक्चुअली माइग्रेंट वर्कर्स के लिए भी दिया गया। और उसके अलावा जो अभी काम हो रहा है 1 नेशन 1 रेशन कार्ड, क्योंकि जो इसमें जो दिक्कतें आती हैं वो इसलिए आती हैं कि कोई यदि बिहार का निवासी है और वो काम करता है दिल्ली में तो वो जो उसके पास जो राशन कार्ड है वो दिल्ली में इस्तेमाल नहीं कर पाता। लेकिन वो राशन कार्ड यदि एक्चुअली यहाँ के राशन के दुकान में जाके यदि वो अपनी जरूरत पूरी कर सकता है तो ये जो दिक्कतें आई ये दिक्कतें नहीं होंगी। तो ये वो एक मूल कारण है जिस पे काम किया जा रहा है और उसमें काफी प्रगति हो रही है। तो 1 नेशन 1 राशन कार्ड जब आएगा तो ये जो आपके जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं उस पर काफी अच्छा बेनिफिट आएगा और उसमें काम हो रहा है। मुझे लगता है कि आगे चल के उसमें जो फल हैं वो आएंगे। इसके अलावा जो आपका जो जैसे पहले भी हमने बात किया बुनियादी ढांचे जो इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात किया, इंफ्रास्ट्रक्चर में जब एक्चुअली एक्टिविटी बढ़ती है तो असंगठित क्षेत्र में रोजगार बनते हैं और काफी सारे माइग्रेंट वर्कर्स उसमें काम करते हैं, तो उसमें भी उनको एक्चुअली जो रोजगार का एक उपाय बनेगा। तो इन सब मिला के एक्चुअली माइग्रेंट वर्कर्स के लिए भी काफी कदम लिए गए हैं और लिए जाएंगे। आखिरी सवाल, सैलरीड क्लास को सबसे ज्यादा बजट में दिखता है कि क्या उसका टैक्स बचेगा।
न्यू वर्सेस ओल्ड रिजीम भी है टैक्स में, और बहुत सारी खबरें हैं कि एटीसी को लेकर, पीपीएफ को लेकर या फिर एनपीएस को लेकर बहुत सारे चेंजेस किया जा सकते हैं। मुख्य आर्थिक सलाहकार के तौर पर आपकी क्या सलाह रहेगी? ये करना चाहिए और इसके से जो लोगों को पैसा मिलेगा, बचेगा, उससे देश की अर्थव्यवस्था को क्या बल मिलता है, और क्या हम देख सकते हैं इस बार बजट में इन सारी चीज़ों पर फोकस, टैक्स छूट, पीपीएफ, होम लोन इंटरेस्ट? तो इसमें पहला तो ये मैं याद दिला दूं कि जीएसटी के चलते जो इनडायरेक्ट टैक्स जो रेट है, जो दर है, उसमें कमी आई है। क्योंकि पहले इनडायरेक्ट जीएसटी के पहले आप टैक्स पे टैक्स देते थे, तो जो और वो यदि आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा कि जो फाइनल प्रोडक्ट है उसमें जो लिखा रहता है वो सिर्फ फाइनल स्टेप में, जो आखिरी स्टेप में जो टैक्स है वही लिखा है। लेकिन यदि आप सबको मिला के देखें तो इनडायरेक्ट टैक्स में काफी असर आया है, एक नंबर। दूसरा पॉइंट ये कि आप पिछले बजट में जो पर्सनल टैक्स रेजीम है उसमें भी विकल्प दिए गए कि आप यदि डिडक्शंस ना लेना चाहें तो आपकी टैक्स रेट काफी कम है, तो इसमें काफी काम हो चुका है। और इसीलिए मैं ये लोगों को यदि याद दिलाना चाहूंगा कि इसमें काफी बेनिफिट्स सरकार ने दिए हैं और जिनका उल्लेख जरूर किया जाना चाहिए। इस साल जो मेरे सुझाव हैं उसमें मैंने सुझाव खर्च पे ही ज्यादा जोर दिया है, क्योंकि जैसे पहले भी बता रहा था कि काउंटर सिक्लिकल फिस्कल पॉलिसी और जब मंदी होती है उसमें जब सरकार जब खर्च करती है तो उससे जो है इनडायरेक्ट वे में एक्चुअली लोगों को काफी लाभ पहुंचता है। और वही एक जैसे पहले भी हम बात कर रहे थे कि जब आपके पास सीमित रिसोर्सेज होते हैं तो उसको सबसे अच्छे से इस्तेमाल करने का यही अच्छा तरीका है। अच्छा, मैं माफी चाहूंगा, एक सवाल मेरे मन में आया, मुझे लगता है आपसे अच्छा कोई शख्स हो नहीं सकता, इसलिए आखिरी सवाल ये, असल में बिटकॉइन को लेकर जो कोई बिल आ सकता है बजट सेशन में और शायद उसको बैन किया जा सकता है, और सरकार इस बात पर भी विचार कर रही है, आरबीआई में इस बात पर भी विचार हो रहा है कि इंडिया की कोई अपनी ऑफिशियल डिजिटल करेंसी हो। ये कैसे होगा और इसका क्या फायदा होगा, और बिटकॉइन को बैन किया क्या जाना चाहिए? देखिए, इसमें यदि आप क्रेडिट कार्ड को लें, क्रेडिट कार्ड भी एक डिजिटल करेंसी जैसी ही है, डिजिटल करेंसी नहीं है, लेकिन फिर जैसे बाकी आप जो ऑनलाइन हम पेमेंट्स करते हैं वो भी उसमें इसी स्पिरिट में वैसे ही है। अभी जो काम हो रहा है रिजर्व बैंक में देश के लिए अपना एक डिजिटल करेंसी के लिए, और ये एक अहम है, क्योंकि किसी भी देश में जो पैसा है उसका जो नियंत्रण है वो सरकार करती है। तो इसीलिए, और उसमें काफी सारे लाभ हैं। ये आज के तारीख में नहीं, 1000-2000 वर्षों से ऐसा ही हो रहा है कि राजा महाराजा वही करते थे। तो उसके एक्चुअली आर्थिक दृष्टिकोण से काफी तर्क भी है उसके एक्चुअली सपोर्ट। कंट्रोल शासन के हाथ में होना चाहिए। तो पैसे का बाकी सारी जगहों में, क्योंकि आप जैसे मान लीजिए मैंने बताया कि मैं एक पैसे जारी कर रहा हूं और आपने मुझसे खरीद लिया, कल को मैं भाग गया तो इस तरह की तो एक विश्वसनीय, जिसपे लोग पूरा विश्वास रख सकें। मतलब आप ये कह रहे हैं बिटकॉइन विश्वसनीय नहीं है? नहीं, मैं अब तो मेरे शब्द आप एक्चुअली किसी और संदर्भ में ले रहे हैं और मैं ऐसे जाल पे नहीं पड़ूंगा। लेकिन मैं ये कहूंगा कि इस जो पैसों का जो नियंत्रण है वो हमेशा सरकार के हाथ में रहा है, और इसके लाभ हैं अर्थव्यवस्था के लिए, और इसीलिए उस तरह में सोच होना चाहिए। कब तक मिल जाएगी भारत को डिजिटल करेंसी? ये तो मैं नहीं बतला सकता, क्योंकि ये रिजर्व बैंक के डोमेन में आता है। तो मेरा उम्मीद रखें, मेरा सवाल ये था। वो उम्मीद भी एक्चुअली वही बताएं तो सही बेहतर रहेगा। शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो बड़ी बेबाकी से आप देश के मुख्य आर्थिक सलाहकार केवी सुब्रमण्यन को सुन रहे थे, जो कि आपको बता रहे थे कि आखिर देश की तरक्की के लिए और जिस वी शेप रिकवरी की इन्होंने बात की है आर्थिक सर्वे में, क्या कुछ किया जाना चाहिए जिससे देश $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी जो लक्ष्य है उसको पा सके। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद।